ओके, स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, भारत और विश्व। फर्स्टली हम जो बॉक्स में पॉइंट दिए हैं ये पॉइंट रीड करेंगे कि इस चैप्टर से हम क्या क्या सीखने वाले हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज़ इतिहास का 3 कालों में विभाजन किस आधार पर किया जाता है। सेकेंड इज़ मध्यकालीन भारत का इतिहास जानने के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। थर्ड इज़ यूरोप के मध्यकालीन इतिहास की मुख्य विशेषताएं क्या थी। एंड लास्ट वन इज़ अरब व्यापारियों ने पूर्व के किस ज्ञान को पश्चिमी देशों तक पहुंचाया। ओके, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में लर्न करेंगे। ओके बच्चों, कक्षा 6 में आपने प्राचीन काल के इतिहास तथा संस्कृति का अध्ययन किया है। अब कक्षा 7 में आप मध्यकाल के इतिहास तथा संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अच्छा बताइए, इतिहास के अध्ययन को कितने भागों में बांटा गया है। 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। ओके, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, अब ये सोचने में आता है कि ये काल है, इनका विभाजन कैसे किया गया, क्यों किया गया, है ना, इसको भी जानना ज़रूरी है। तो किसी भी देश या स्थान विशेष में मानव सभ्यता के विकास की जो प्रक्रिया चलती रहती है, उसमें जब आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्रों में ऐसे परिवर्तन आते हैं जो पहले की स्थिति को बदल देते हैं, तब एक नए काल का आरंभ माना जाता है। ओके, जब भी आपको भी पता है कि परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, राइट, नहीं रहती है। तो जब भी उसमें आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्रों में चेंजेस हो जाते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं, तो काल भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इस बात को हम आगे और अच्छे से सीखेंगे। संक्षेप में कहें तो इतिहास का 3 कालों में किया गया विभाजन मानव की प्रगति व परिवर्तन की सीढ़ियाँ या सोपान है। राइट, मतलब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रगतिशील होते जा रहे हैं, राइट, प्रगति कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम प्रगति कर रहे हैं, काल चेंज होता आया है। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि विश्व के सभी स्थानों में यह परिवर्तन एक ही समय हुए हो, यह कहा नहीं जा सकता। राइट, हर स्थान में विश्व कितना बड़ा है, राइट, तो सभी देशों में एक ही साथ परिवर्तन हुए हो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना। तो सभी देशों में अलग अलग परिवर्तन हुए हैं, तो ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि सभी का काल भी एक होगा। राइट, तो भारत में मध्यकाल का आरंभ कब से माना जाता है? सामान्यतः 8वीं शताब्दी से माना जाता है। ओके, जबकि यूरोप के देशों में मध्यकाल का आरंभ कब से माना जाता है? 5वीं शताब्दी से। ओके, भारत के मध्यकाल को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। जो भारत का मध्यकाल है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व मध्यकाल जो कि 8वीं से 12वीं शताब्दी तक है, और उत्तर मध्यकाल जिसको 13वीं से 18वीं शताब्दी तक माना गया। मध्यकालीन भारत का इतिहास प्राचीन भारत के इतिहास से अनेक प्रकार से भिन्न है। मध्यकाल के आरंभ में भारतीयों का जो संपर्क हुआ वो अन्य धार्मिक मत के अनुयायियों से हुआ, मतलब जो अन्य धर्म के लोग थे उनसे हुआ। इस संपर्क के परिणाम स्वरूप समाज में कुछ परिवर्तन भी आए, है ना। वर्तमान काल में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं का विकास भी इसी काल में हुआ, और भिन्न प्रकार के वस्त्र तथा खाद्य पदार्थ भी लोकप्रिय हुए। इस काल के संबंध में हमारा ज्ञान अधिक है, क्योंकि ऐसे अनेक साधन अथवा स्रोत हैं जो हमें आज की तत्कालीन की इतिहास की स्पष्ट जानकारी देते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास के स्रोत। ओके, लास्ट में आपको याद होगा, लास्ट क्लास में आपने प्राचीन काल का इतिहास पढ़ा होगा, है ना। तो उसके 2 मुख्य स्रोत कौन से थे? साहित्यिक और पुरातात्विक। ठीक ऐसे ही साधन हमें मध्यकाल का इतिहास जानने में भी सहायता देते हैं। अब पूर्व मध्यकाल में क्या होता था कि किस पर जो चीज़ें लिखी जाती थी, बातें लिखी जाती थी, है ना, वो किस पर लिखी जाती थी? उस लिखने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता था? भोजपत्र और ताड़पत्रों का यूज़ किया जाता था। ठीक है, फिर 13वीं शताब्दी आई, है ना। 13वीं शताब्दी से किसका यूज़ होने लग गया? कागज़ का यूज़ शुरू हो गया, है ना। अब तत्कालीन शासकों, उस वक्त के जो शासक थे, है ना, उस पे क्या लिखे जाने लगे? उनके जीवन वृत्तांत, उनके राजकीय कार्य का जो भी कार्य रहते थे, है ना, उन चीज़ों के बारे में लिखा जाने लगा। ठीक है, और इसी काल में, है ना, इसी काल में कौन आए थे? तुर्क आए थे। उन्होंने तुर्क आक्रमणकारियों के साथ इसमें कुछ विदेशी लेखक भी भारत आए। अब विदेशी लेखक भारत आए तो उन्होंने क्या किया? सुल्तानों और मुगल साम्राज्य के विषय में विवरण लिखा। इनमें से कुछ प्रमुख थे जैसे मार्को पोलो, अल-ब्रूनी, बर्नियर एक्सेट्रा, है ना, आदि प्रमुख थे। अब 15वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत के अधिकांश भागों पर किसका शासन रहा? मुगलों का। किसका शासन रहा? मुगलों का।
कब रहा? 15वीं से 18वीं शताब्दी तक। अब कुछ मुग़ल शासकों ने अपने जीवन की घटनाएं, है ना, उनकी जीवन में जो भी घटनाएं घटी, है ना, उन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी, ठीक है, और कुछ अन्य लेखकों ने अपने शासकों के विषय में भी लिखा। ओके, इसमें आपने नाम भी सुने होंगे इनके, बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, है ना, बादशाहनामा, तुजुक जहांगीरी इत्यादि प्रमुख ग्रंथ है। ओके, और सिर्फ इतना ही नहीं, उस वक्त क्या हुआ था कि साहित्य के साथ साथ जो संपूर्ण देश थे वहाँ पर विभिन्न भागों में, अलग अलग भागों में मंदिर, मस्जिद, मकबरे, है ना, मीनारे और भव्य निर्माण भवन भी बनाए गए थे, इनका भी निर्माण किया गया था, है ना। और इसमें क्या हुआ था, इस वक्त सिक्के, चित्र, है ना, ये अभिलेख, है ना, ये भी क्या करते हैं, इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, ये सिक्के आप यहाँ पर देख सकते हैं, मध्यकालीन कुछ सिक्के, है ना, ये इस टाइप के सिक्के हुआ करते थे, है ना, ये इसका महत्वपूर्ण स्रोत है। ओके, इतिहास का काल विभाजन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों में होने वाला आमूल परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है। अभी रीड किया हमने। ओके, क्या रीड किया है? सबसे पहले इतिहास का काल विभाजन कैसे किया जाता है? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और राजनीतिक स्थितियों में होने वाले आमूल परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है। भारत के मध्यकाल का आरंभ कब से माना जाता है? 8वीं शताब्दी। ओके, और मध्यकाल के इतिहास को जानने के लिए प्राचीन काल की तुलना में अधिक और प्रामाणिक स्रोत उपलब्ध है। ओके, यहाँ तक आप आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा, है ना। पूर्व मध्यकाल के आरंभ में भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? अब हम राजनीतिक स्थिति पे बात करेंगे। ओके, राजनीतिक स्थिति के बारे में सीखेंगे कि पूर्व मध्यकाल के आरंभ में भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। ओके, पूर्व मध्यकाल के आरंभ में उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य थे, वैसे ही दक्षिण भारत में भी अनेक राज्यों का अस्तित्व था। तो ये राज्य क्या करते थे? इन राज्यों में क्या चलते रहते थे? परस्पर संघर्ष चलते रहते थे। किसके लिए? इनके राज्य का विस्तार करने के लिए। हर राज्य चाहता था कि उनके राज्य का विस्तार हो, है ना, इसलिए उनमें क्या चलते रहते थे? आपस में संघर्ष चलते रहते थे। दक्षिण भारत में भी अनेक राज्यों का अस्तित्व था, जिनमें सबसे शक्तिशाली कौन सा राज्य था? चोल राज्य। ठीक है, दक्षिण भारत में कौन सा था सबसे शक्तिशाली राज्य? चोल राज्य, है ना। आरंभ में इनका राज्य कोरोमंडल और मद्रास, चेन्नई तक था। ओके, चोल नरेश राजेंद्र प्रथम ने ईस्वी सन 1025 में मलाया तथा सुमात्रा द्वीपों पर विजय प्राप्त की। यह अभियान किसी भारतीय शासक द्वारा पहला समुद्र पार अभियान था। चोल राज्य के व्यापारिक संबंध चीन तथा दक्षिण एशिया के अन्य देशों से थे। ओके, अब हम रीड करेंगे यूरोप में मध्यकाल की क्या स्थिति थी। ठीक है, हमारे यहाँ पूर्व मध्यकाल में आरंभ की राजनीतिक स्थिति देखी हमने, है ना, भारत की। अब हम देखेंगे यूरोप में मध्यकाल की क्या स्थिति थी। तो 5वीं शताब्दी में यूरोप के शक्तिशाली रोमन साम्राज्य का पतन होने लगा। 5वीं शताब्दी में सबसे शक्तिशाली कौन सा था राज्य? रोमन राज्य यूरोप में, है ना, उसका पतन आरंभ होने लगा। पतन मीन्स विनाश आरंभ होने लगा। ओके, अनेक स्थानों पर छोटी छोटी प्रादेशिक सत्ताओं का उदय हुआ, है ना। अब ये छोटे छोटे शासक क्या करते थे? इनकी सत्ता को स्थिर रखने के लिए, अब इनके पास ज़्यादा सैनिक तो थे नहीं, है ना, क्योंकि छोटे छोटे शासक थे तो इनके पास ज़्यादा सैनिक सहायता नहीं थी। तो ये क्या करते थे? सैनिक सहायता जिससे भी सैनिक सहायता लेते थे जिन लोगों से, उनको क्या करते थे? वेतन के बदले में एक ज़मीन का एक टुकड़ा दे देते थे, है ना। अब ये जो ज़मीन का टुकड़ा देते थे, ठीक है, लैटिन भाषा में ज़मीन के ऐसे टुकड़े को फ्यूडम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्यूडम, है ना, जो वेतन के बदले दिया जाता था। ऐसे जमीन के प्राप्तकर्ता फ्यूडल्स यानी सामंत कहलाने लगे, है ना, मीन्स कि सामंत कहलाने लगे। फ्यूडल्स क्या होते हैं? फ्यूडम किसको बोलते थे? वो ज़मीन के टुकड़े को फ्यूडम बोलते थे। और जो ज़मीन लेता था, है ना, जो ज़मीन प्राप्त करता था, उसको फ्यूडल्स अथवा सामंत कहलाने लगे। ओके, अब जब ये व्यवस्था प्रारंभ हो गई तो इस नवीन व्यवस्था को क्या नाम दिया गया? फ्यूडलिज्म। ओके, क्या नाम दिया गया? फ्यूडलिज्म अथवा सामंतवाद। ओके, तो ऐसे सामंतवाद अस्तित्व में आई। अब सामंत लोग क्या करते थे? अपने भू प्रदेश की सुदृढ़ सुरक्षा प्रबंध रखते थे। सैनिक थे वो, है ना। वे कहाँ रहते थे? वे छोटे छोटे किलों में रहते थे, जिन्हें केसल अथवा गढ़ी कहा जाता था। सामंतों के भू प्रदेशों के किसानों और श्रमिकों पर स्वामी की निरंकुश सत्ता रहती थी। सामंत क्या करते थे? किसानों पर अत्याचार करते थे, है ना। अब गरीब जो किसान थे वो वंशानुगत दास बने रहते हैं। वंशानुगत दास मतलब पहले उसके पिता, पहले कोई दास है, ठीक है, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे वो मतलब वंशानुगत दास बने रहते थे। ओके, अब हम रीड करेंगे अरबों का उदय।
अरबों का उदय। पश्चिम एशिया के अरब क्षेत्र के लोग अनेक छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे, वहाँ पर भी संघर्ष चलते रहते थे, है ना। अब 7वीं शताब्दी में क्या हुआ, 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद ने नवीन धर्म इस्लाम का उपदेश किया, है ना। क्या किया उन्होंने, नवीन धर्म इस्लाम का उपदेश दिया तथा अरब जातियों को संगठित किया। पैगंबर मोहम्मद ने क्या किया था, नवीन धर्म इस्लाम का उपदेश दिया था। उन्होंने क्या किया, फर्स्टली जितनी भी अरब जातियाँ थी, है ना, उन अरब जातियों को क्या किया, इकट्ठा किया, उन लोगों को संगठित किया। अब ऐसे ही क्या हुआ, धीरे धीरे जल्दी से उनका राजनीतिक समूह बन गया, है ना। उन्होंने पश्चिम एशिया और अफ्रीका के अनेक भागों जैसे जॉर्डन, सीरिया, इराक, तुर्की, फारस और मिस्र आदि को जीत लिया, है ना। जब वो सब इकट्ठे हो गए, संगठित किया उन्होंने अरब जातियों को, है ना, उनका राजनीतिक समूह बन गया, तो उन्होंने फिर पश्चिम एशिया और अफ्रीका के अनेक भागों को जीत लिया और आगे चलकर उन्होंने उत्तरी अफ्रीका के कुछ क्षेत्र जीत लिए और स्पेन तक पहुंच गए, है ना। और भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा तक उनका साम्राज्य फैल गया। अब उन्होंने क्या किया, अरब लोग जो थे वो जो क्या थे, कुशल व्यापारी थे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के साथ साथ विश्व के विभिन्न अलग अलग स्थानों पर, है ना, अलग अलग भागों में, है ना, भारत, चीन, यूरोप, पश्चिम अफ्रीका, यहाँ से क्या करने लगे, वो व्यापार करने लगे, है ना। अब व्यापार से क्या हुआ, व्यापार से वो धनवान बने, है ना, उनके पास व्यापार करने से खूब पैसा आया। अब बहुत पैसा आने के बाद उन्होंने क्या किया, अब उनके पास जो धन आया, उन धन का उपयोग उन्होंने किसके लिए किया, कला, विज्ञान, है ना, साहित्य, इन सबको प्रोत्साहन देने के लिए, इन सबको बढ़ावा देने के लिए किया, है ना। अब व्यापार के कारण जिन देशों के साथ उनका संपर्क बढ़ा, है ना, अब जैसे मानो उन्होंने भारत में भी व्यापार किया, चीन में भी व्यापार किया, ठीक है, तो उन्होंने कुछ वहाँ की चीज़ें भी सीखी, है ना। तो उन्होंने क्या करा, एक स्थान के ज्ञान को दूसरे स्थान तक पहुंचाया और दूसरे स्थान के ज्ञान को पहले स्थान तक पहुंचाया, ठीक है। अब प्राचीन ग्रीक और प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक ग्रंथों का जो अरबी में अनुवाद कराया गया, है ना, उल्लेखनीय है कि खगोल शास्त्र और गणित के विषय का उच्च कोटि का भारतीय ज्ञान अरबों के माध्यम से ही पश्चिमी देशों तक पहुंचा। हमारे यहाँ का ज्ञान वहाँ पर उन्होंने ही पहुँचाया, ओके। चीन के नवीन आविष्कार जैसे बारूद, कागज, कंपास का ज्ञान भी अरबों ने ही यूरोप के देशों में पहुंचाया। अब उन्होंने क्या किया, व्यापार के माध्यम से क्या होता था कि भारत का अरबों से निरंतर संपर्क बना रहता था। अब यहाँ की संपन्नता और उच्च संस्कृति उत्तर पश्चिम के शासकों के लिए आकर्षण का केंद्र थी। अब उन्होंने स्टार्टिंग में तो सिर्फ उन्होंने व्यापार किया, है ना। अब उसके बाद 7वीं शताब्दी में अरब से भारत पर आक्रमण शुरू हुए। पहले आक्रमण उन्होंने किस लिए किए, सिर्फ धन संपत्ति को लूटने के लिए किए, है ना, धन संपत्ति का लूटने के उद्देश्य से किए। उसके बाद क्या किया उन्होंने, वो क्या करने लगे, आक्रमणकारी भारत में राज्य स्थापना के लिए भी प्रयास करने लगे, है ना। और अब जब वो प्रयास करने लगे तो उनको सफलता भी मिली इस काम में, है ना। इसके साथ ही भारत के इतिहास का मध्यकाल भी आरंभ हो गया, ओके। अब ये चैप्टर हमने पूरा रीड कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे, ओके।